क्या आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या क्या आपका सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता नहीं दिला पा रहा है? क्या आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं या आपको सिविल सर्विस लायक सामान्य अध्ययन की तलाश है? यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप जुड़े रहें चैनल GK to GS। ये GK to GS चैनल आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा जो प्री या मेन दोनों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आपको GK और GS से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको ये मैं बताता चलूँ कि GS और कुछ नहीं, GK के किसी विशेष बिंदु पर कई बिंदुओं का संकलन है। किसी विशेष पे जब हम बहुत सारी GK क्या है जो सामान्य शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। जनरल भाषा में हम समाज में रहते हैं तो बातें बहुत सी हम लोग को जानकारी मिलती हैं और वो GK होती हैं, मगर GS यानी डीप स्टडी जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि ये GK to GS चैनल का नाम मैंने क्यों रखा है। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न GK के सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के हैं और कैसे हम सामान्य अध्ययन पे जाएंगे। लेट बिगिन द जर्नी फ्रॉम GK to GS। हमारा विषय है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो आपके पास ये पहला प्रश्न है जो आपको मालूम होगा इसका आंसर भी कि वेदों में प्राचीनतम ग्रंथ है कौन है? ऋग्वेद है। हमें अच्छी तरीके से मालूम है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे 4 ऑप्शन दे दिए गए और 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको उसमें टिक करना है और आपका आंसर सही है। ये तो हो गया भैया GK। जब हम GK की बात करते हैं तो जनरल जानकारी हमको चाहिए होती है। इसी तरीके से ये लक्ष्मण की पत्नी का नाम आपको मालूम है? उर्मिला। हमको ये भी मालूम है कि आदि शंकराचार्य की मृत्यु किस आयु में हुई थी। यदि नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, 32 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया था। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। हमको मालूम है कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। ये जनरल सी बात है और हम बता सकते हैं, मगर जब हमको इसके और आगे यानी डिटेल में लिखना होगा या मेंस की हम जब तैयारी करेंगे तो मामला इतने से नहीं चलेगा और वहीं GS की ज़रूरत होती है। अब GK GS बनता कैसे है उसको आप समझते हैं। जैसे इसी की हम बात करें, हम प्रक्षेपास्त्र की बात कर रहे हैं 5 की, तो यार अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मालूम हैं तो आप आम आदमी से उतने ही पॉइंट्स आगे बढ़ जाएंगे और वो आपका सरप्लस रहेगा, आपको भीड़ से हटाएगा, कुछ विशेष बनाएगा आपको। कैसे? जैसे अगर हमको मालूम है कि इसकी लंबाई 17.5 मीटर है, हमको मालूम है कि इसका व्यास 2 मीटर है, हमको ये मालूम है कि ये DRDO के थ्रू आया है, हमको ये मालूम है कि इसका पहला परीक्षण 2012 में हुआ था। यानी इस तरीके की बातें जब हमको इसके पॉइंट्स मालूम होंगे तो हम इसी पे इसका विस्तृत उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको वीडियो के अंत में एक दो विषय लूँगा आदि शंकराचार्य पे और आपका जो वेद है उस पर,
और कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे जीके जीएस हो जाता है। आगे चलते हैं। ध्रुव की विमाता का नाम क्या था, आपको मालूम है? ध्रुव की विमाता का नाम सुरुचि था। और ये भी मैं बताता चलूँ कि सुनीति उनकी सगी माँ थी। सुमैना और सुमिति ये काल्पनिक नाम हैं जो मैंने लिए हैं। आगे चलते हैं। ये सब जीके है। जब किसी एक पॉइंट की बात हमको जानकारी हो जाए, एक बिंदु की, बस खत्म। टॉपिक है, टिक लगाया, 4 ऑप्शन हैं। जीके प्रीलिम्स में आता है या जो जनरल टेस्ट होते हैं उनमें आता है। आगे चलते हैं। योग शास्त्र पुस्तक के लेखक पतंजलि का संबंध किस ईसा पूर्व सदी से है? ईसा पूर्व की किस सदी से लोग ये योग शास्त्र पतंजलि हैं इनका संबंध है? इन्होंने पुस्तक लिखी थी योग शास्त्र। और आपको मैं बताता चलूँ कि योग शास्त्र में उन चीज़ों का वर्णन है जिससे आदमी की आयु शक्ति बढ़ती है। नाड़ी से रिलेटेड चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बताया गया है कि योग और नाड़ी का अगर ज्ञान हो, व्यक्ति को उसका पालन किया जाए तो निश्चित ही आदमी की आयु और उसकी शक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ये दूसरी सदी, ईसा पूर्व दूसरी सदी से इनका संबंध है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मिसाइल मैन की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो आपको मालूम है कि ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है, जो कार्यवाहक बीच में रहे उनकी बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। आधुनिक अफगानिस्तान महाभारत काल में कहलाता था गांधार। गांधार नरेश शक्नी, महाभारत आ रही है, गांधारी, कुछ याद आ रहा है? तो यार इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो सब जीके है। मगर अब हम जब किसी विषय विशेष पे सामान्य आदमी से ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो हम विशेष हो जाते हैं, यानी जीएस आपको विशेष बनाता है। और यही कुछ कारण है कि जितनी भी अपर सर्विसेज हैं उनमें जीएस पूछा जाता है, या हम ये कहें कि विस्तृत जानकारी चाहिए होती है। आपको वो देखते हैं कि कितना आप परिपक्व हैं। आइए समझते हैं। एक उससे ऋग्वेद की बात कर लें तो ऋग्वेद की कुछ मुख्य जानकारियाँ हम लोग देखते हैं। यार हमको मालूम है कि यार ये पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, ये तो सब नहीं आती है। मगर क्या आपको मालूम है कि इसमें कितने मंडल हैं? क्या आपको मालूम है इसमें कितने सूक्त हैं? क्या आपको मालूम है कि इसमें कितने मंत्र हैं? क्या आपको मालूम है कि गायत्री मंत्र कहाँ है, महामृत्युंजय मंत्र कहाँ है? अगर ये सब मालूम है तो निश्चित ही आप एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर हैं और आप एक मुकाम रखते हैं। फिर सफलता आपको नहीं रोक पाएगी, असफलता में कोई वो नहीं होगी, है ना? निश्चित आप सफल हो जाएंगे, निश्चित। देखिए कैसे हम देखते हैं, तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ें जो हैं वो हमको विशेष बनाती हैं। जैसे इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है। ये हमको बहुत अच्छी तरीके से विदित है, मालूम है हमको कि यार ऐसा है। मगर जब हम और आगे चलते हैं तो जितने पॉइंट हम आगे चलते जाएंगे उतना ही हम एक सामान्य आदमी से ऊपर उठते जाएंगे। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसमें मंत्रों की संख्या 10,580 है। मैं बताता चलूँ कि 10,580 के अलावा भी कहीं कहीं पर 10,627 मिलता है, मगर बहुधा हम इसी को लेते हैं, वर्णन इसी का मिलता है तो हम इसी को लेते हैं। आगे चलते हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र किसके द्वारा सामने लाया गया मालूम है आपको? विश्वामित्र के। और आपको ये भी बता दें कि विश्वामित्र ये तीसरा जो मंडल है ये उन्हीं को समर्पित है, ठीक है ना?
इसी तरीके से इसके 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है। तो इस तरीके से चीज़ें हमको अगर जानकारी हैं तो हमारा बहुत सी चीज़ें यानी बहुत सी बाधाएं अपने आप ही हट जाएंगी। देखिए यहाँ पर बताता चलूँ मैं आपको कि जो गायत्री मंत्र है इसमें एक स्पेशल क्या बात है उसको देखिए ज़रा। तो जो गायत्री मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है, इन दोनों में एक विशेष बात है कि ओम शब्द से ये शुरू होते हैं। ओम शब्द से शुरू होते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो ओम शब्द से शुरू होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। तो इसका जो चूँकि ऋग्वेद ऋषियों द्वारा है, सारा मतलब कुछ ऋषियों को समर्पित है, इसमें जितने मंडल हैं किसी न किसी ऋषि के द्वारा ही संपादित है। तो यहाँ पर आप इसको समझ लें कि जो गायत्री मंत्र है इसका सार मंत्र है। ओम ओम। तो इस तरीके से आपको 3 बिंदु और लिखने हैं इसी विशेष पे, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि यदि और अच्छा कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। आप तो जितना अच्छा कर लेंगे उतने ही ऊंचे चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जरा आचार्य जी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कुछ अच्छा लगा हो यार तो लाइक जरूर कर देना भाई। आदि शंकराचार्य का जन्म कालिदी ग्राम में हुआ था जो मालाबार में स्थित है। आपकी माता का नाम आर्यम्बा और पिता शिवगुरु। आपको मैं बताता चलूं कि शिवगुरु शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शिव प्रताप से ही शंकराचार्य का जन्म हुआ था। बहुत ही मान मिन्नत के बाद जो है वो आपका जन्म हुआ था। इसी वजह से शिव गुरु जी ने इनका नाम शंकर रखा। बाद में ये शंकराचार्य हो गए। आगे चलते हैं। आपके गुरु जी का नाम गोविंद पाद आपके गुरु थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। आपने भारत में चारों दिशाओं में विश्वविख्यात 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। यार मैं बताता चलूँ कि 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपने ये देखा ही जीके में आपने देखा। मगर 32 वर्ष की आयु में ही इन्होंने वो कुछ कर दिया जो लोग 100 साल में भी नहीं कर पाते हैं। आपने बाल्यावस्था में ही वेदों का गहन अध्ययन कर लिया था और सनातन धर्म की रक्षा या पुनरुत्थान के लिए सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। जब सनातन धर्म डूब रहा था तो ये सामने आए और इन्होंने ही उसको पुनर्जीवित किया। आइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं आपके मठ के बारे में। इन्होंने कौन कौन से मठ स्थापित किए। तो पहला मठ है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में है। ये पूरी उड़ीसा क्षेत्र है, उड़ीसा में है। इसमें गोवर्धन मठ, इसका नाम गोवर्धन मठ है। गोवर्धन मठ की स्थापना आपने की थी जो ऋग्वेद पे आधारित है। इसी तरीके से पश्चिम में द्वारिका शारदा मठ है जो गुजरात में है, आपको मालूम है। ये सामवेद पे आधारित है। इसी तरीके से तीसरा जो आपका उत्तर में बद्रीनाथ, ये शारदा मठ के नाम से, ज्योतिर्मठ के नाम से है। और ये बद्रिका आश्रम है, वहाँ पर है। ये अथर्ववेद पे आधारित है। और चौथा मठ जो श्रृंगेरी दक्षिण में है,
ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है, यजुर्वेद पे आधारित है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमको जानकारी है तो हम, क्या आप समझते हैं कि ये सामान्य आदमी को ये जानकारी होंगी? निश्चित नहीं होंगी। और अगर उसको ये जानकारी है तो वो सामान्य नहीं है। तो यार इस तरीके से आपको ये चैनल और भी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहेगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपको आगे लाभ मिले। तो ज्ञान अर्जन करते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।